अस्सलाम वालेकुम। और ये स्लाइड्स और ये सब कुछ जो है ये पीएम सीरीज की बुक है जो कि मजीद सन्स पब्लिशर हैं, सीएम असलम राइटर हैं। तो ये उनकी बुक से हमने ये सारा कंटेंट उनकी बुक का है, ये स्लाइड्स पीएम सीरीज की हैं। तो इस स्लाइड्स का लिंक यूट्यूब की ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी बुक परचेज भी कर सकते हैं मार्केट से। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मजीद सन्स के नाम से पीएम सीरीज की बुक है। जी, अब हमारा आ जाता है आउटपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अभी तक हमने इनपुट और इनपुट की डिवाइसेस सारी देखी, अब हम आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे। आउटपुट क्या होती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आउटपुट होती है द डाटा प्रोसेस्ड इनटू अ यूजफुल फॉर्म। जब डाटा इनपुट किया जाता है किसी ना किसी सिस्टम को, किसी कंप्यूटर को, वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद उसको यूजफुल फॉर्म यानी कि इंफॉर्मेशन की सूरत में दे देता है, रिटर्न करता है। तो आउटपुट रिसीव कहाँ होती है? आउटपुट प्रिंटर के जरिए पेपर पे भी ली जा सकती है, इसको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कराया जा सकता है। अगर ऑडियो आउटपुट है तो वो स्पीकर या हेडफोन्स के जरिए रिसीव की जा सकती है। आउटपुट दो तरह की होती है, एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक होती है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो कि डिस्प्ले स्क्रीन पर रिसीव की जाती है, सही है, या फिर ऑडियो या वीडियो फाइल या डिस्क के ऊपर जो स्टोरी होती है जिसको हाथ नहीं लगा सकते, जो टेंजिबल नहीं होती। जब इसमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है? डिस्प्ले स्क्रीन या फिर स्पीकर, ऑडियो आउटपुट के लिए स्पीकर और वैसे डिस्प्ले स्क्रीन। अच्छा, हार्ड कॉपी आउटपुट कौन सी होती है? जो कि प्रिंटर पे के जरिए पेपर पे ली जा सके, उसकी हार्ड कॉपी बना ली जाए, उसको पेपर के ऊपर लेके आया जाए। वो इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट भी हो सकती है, ग्राफिक्स में यानी तस्वीरें जो प्रिंट करवाते हैं, इन फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स भी हो सकती है। टेक्स्ट का मतलब है कि जो आप पेपर के ऊपर लिख के प्रिंट करवाते हैं, जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाएं। तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है प्रिंटर्स और प्लॉटर्स, सही है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कि आउटपुट रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ये क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से लेते हैं और जिस फॉर्म में यूजर या पढ़ने वाला उसको अंडरस्टैंड कर सकता है उसमें कन्वर्ट करके दे देते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे? मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स और स्पीकर्स। सबसे पहले हम डिस्प्ले स्क्रीन यानी मॉनिटर से स्टार्ट करते हैं, जिसे मॉनिटर भी कहते हैं, जिस स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले कराया जाता है। डिस्प्ले स्क्रीन को मॉनिटर भी कहते हैं, स्क्रीन भी कहते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करती है। आउटपुट जो है वो किसी भी सूरत में इसमें हो सकती है, टेक्स्ट की सूरत में भी, ग्राफिक्स की सूरत में भी और वीडियो की सूरत में भी। अच्छा, तो टेक्स्ट की सूरत में क्या मतलब है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट इसके ऊपर देखते हैं, और ग्राफिक्स की सूरत में यानी कि तस्वीरें वगैरह इस सूरत में देखना या एनिमेशन वगैरह देखना, और वीडियो की सूरत में जो आप फिल्में देखते हैं, टीवी भी एक स्क्रीन है ना, स्क्रीन के ऊपर ही देख रहे हैं ना। मॉनिटर का मतलब ये नहीं कि जो कंप्यूटर या सीपीयू के साथ अटैच हुई हो। मॉनिटर या स्क्रीन का मतलब ये है हर स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन हो। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या फीचर्स होते हैं डिस्प्ले स्क्रीन के, वो देख लेते हैं। इनका साइज कैसे मेजर किया जाता है? साइज इनका मेजर किया जाता है इंचेस में। इंचेस का मतलब है कि डायगोनली देखा जाता है। ये एक स्क्रीन है जैसे आपको दिख रही है, ये इसकी विड्थ होती है, इसकी चौड़ाई, ये इसकी होती है हाइट, और डायगोनली का मतलब है कि फ्रॉम लेफ्ट बॉटम कॉर्नर टू टॉप राइट कॉर्नर, या फिर इस रुख, ये भी चीज जो है दूसरे रुख, ये भी डायगोनली कहलाती है। सही है। डायगोनली जो ये वाली जो साइड है यहां से लेके यहां तक, ये साइड इक्वल होती है इस साइड के, सही है। डायगोनल्स इसके दोनों इक्वल होते हैं, तो डायगोनली इसको मेजर किया जाता है। और ये अवेलेबल है 17 to 30 इंचेस, लैपटॉप में ये 14 to 17 इंचेस में अवेलेबल होती है। टैबलेट स्क्रीन में और थोड़ी हो जाती है, 7 to 10 इंचेस। जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आप ये पूछते हैं ना कि इसकी स्क्रीन कितनी है, ज्यादातर 5.7 या 6 इंच इस तरह से होती है। तो वो भी कैसे मेजर होती है? डायगोनली मेजर होती है। अच्छा, कलर, फिर कलर की बात आ जाती है। हम लोग फिलहाल जब हम स्क्रीन लेने जाते हैं कोई, या मोबाइल वगैरह लेने जाते हैं, हम इसके बारे में पूछते नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देख लें, मल्टी कलर्स भी होते हैं और सिंगल कलर भी होता है। जो सिंगल कलर आजकल तो यूज नहीं हो रहा, मल्टी कलर आजकल यूज होते हैं, तो इसलिए हम इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। हम समझते हैं कि मतलब ऑब्वियस ही बात है, मल्टी कलर ही होगा। मल्टी कलर का मतलब है आरजीबी कलर्स। आरजीबी मॉनिटर, आरजीबी में आर रेड है, जी ग्रीन है और बी ब्लू है। ये 256 कलर्स प्रोवाइड करता है और 1000 ऑफ वेरिएशंस देता है। सिंगल कलर का मतलब है मोनोक्रोम स्क्रीन। मोनोक्रोम भी कहते हैं सिंगल को ना, मोनो मीन सिंगल। ये बहुत कम यूज होते हैं, ये पुराने दौर में यूज होते थे, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आती थी। ब्लैक और व्हाइट सिर्फ दो कलर्स होते थे, और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो है ना, क्या कहते हैं उसे, ग्रे, बीच में शेड्स आ जाते होते थे, ग्रे के कुछ शेड्स।
सही है, तो वो क्या होते थे, वो सिंगल मोनोक्रोम स्क्रीन होती थी जो आजकल यूज नहीं हो रही। फिर नेक्स्ट चीज आ जाती है रेजोल्यूशन। ये फीचर, ये इसका पार्ट भी देखा जाता है स्क्रीन का जब आप लेते हैं। रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन होती है ना, जो छोटे 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 डॉट से बनके मिलके बनी होती है, ये छोटे छोटे इतने करीब होते हैं कि आपको फील नहीं होते, आपको लगता है कि ये जो है ना डॉट सारे एक ही हैं, आपको ये अलग अलग डॉट्स नहीं फील होते। इन छोटे छोटे डॉट्स को पिक्सल्स बोलते हैं। ये पिक्सल्स अरेंज हुए होते हैं किस तरह से, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, एक ग्रिड की फॉर्म में। इस किस तरह से हुए होते हैं ये, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, इस तरह से। लेकिन ये इतने आपस में इनका डिस्टेंस कम होता है कि ये पता नहीं चलता। अब जो कितने स्क्रीन पे कितने पिक्सल्स हैं, ये कहलाती है रेजोल्यूशन, किसी एक स्क्रीन की रेजोल्यूशन। अच्छा आप नोट करें, एक ये फॉर एग्जांपल ये जो आपके हाथ में स्क्रीन है, ये एक साइज है स्क्रीन का, सही है। अब इस साइज के ऊपर आपने इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा कर दी, इसका क्या मतलब हुआ, रेजोल्यूशन ज्यादा हो गई, इसका मतलब है कि पिक्सल्स की आपस में डिस्टेंस बहुत कम है, और वो उस स्पेस के अंदर ज्यादा पिक्सल्स का आना, रेजोल्यूशन ज्यादा होने का मतलब है कि नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ गए, तो यानी वो उनकी आपस में दरमियान में स्पेस बहुत कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम होगा। आप खुद देखें, फॉर एग्जांपल आपने एक आपने स्पेस ली हुई है, बाउल लिया है, उसके अंदर आपने चावल डालने हैं, सही है। अगर आप या ट्रे है उसके अंदर चावल डालने हैं, अगर आप वो चावल या दाल या जो भी है, छोटे छोटे दाने जो है, अगर आप थोड़े डालेंगे तो उनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस होगा, वो फैल फैल के दूर दूर दाने का आपस में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अगर वो ज्यादा डाल लेंगे ट्रे के अंदर, तो क्या होगा कि वो डिस्टेंस आपस में कम हो जाएगा और वो एक दूसरे के साथ तकरीबन जुड़ जाएंगे सारे। सही है, सेम यही होता है इसमें स्क्रीन में, कि जब नंबर ऑफ पिक्सल्स ज्यादा हो जाते हैं तो पिक्सल्स का आपस में डिस्टेंस कम हो जाता है, और जब नंबर ऑफ पिक्सल्स कम होते हैं तो डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि मॉनिटर स्क्रीन इस वजह से, अगर उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स ज्यादा होंगे, यानी कि डिस्टेंस कम है, जितना कम डिस्टेंस है उतनी ज्यादा अच्छी इमेज होगी, उतनी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन होगी, उतनी ज्यादा क्लियरनेस होगी उस इमेज में, उतनी ज्यादा शार्पनेस होगी। सही है, ये सबका ताल्लुक किससे है, रेजोल्यूशन से है। अगर रेजोल्यूशन ज्यादा होगी उतनी क्लियर इमेज होगी, अगर रेजोल्यूशन कम होगी तो ब्लर इमेज होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर। ये जब भी आपने डिस्प्ले ग्राफिक्स को आपने डिस्प्ले स्क्रीन के साथ या ग्राफिक्स के साथ काम करना है, ये जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। डिस्प्ले ग्राफिक अडॉप्टर, इसको वीडियो ग्राफिक अडॉप्टर, इसको वीडियो ग्राफिक कार्ड भी कहा जाता है। ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि इस स्क्रीन की कितनी रेजोल्यूशन है, कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं, इसकी स्पीड क्या है, कि किस स्पीड से इमेज इसके ऊपर अपीयर होती है। ये सब काम जो है वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर या वीडियो डिस्प्ले कार्ड करता है। तीन किस्म के ये कार्ड्स हैं। एक है वीजीए यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये 16 टू 256 कलर्स को सपोर्ट करता है, स्क्रीन की रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। एक है 16 कलर्स को सपोर्ट करता है, वो क्या करता है, वो 320 इंटू, ये सारे फिगर्स हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा, ये फिगर्स जो है ना, ये वाले, ये इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा क्योंकि इस किस्म के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते होते हैं। अच्छा, जो 256 कलर्स वाला है वो उसकी रेजोल्यूशन 640 से 480 पिक्सल्स तक होती है, इसको 4 बिट कलर भी कहते हैं। फिर एसवीजी आता है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसमें दो मॉड्स होते हैं, एक 800 इंटू 600 पिक्सल्स और एक 1024 इंटू 768 पिक्सल्स। अब आप ये देखें, आप देख रहे होंगे कि ये मल्टीप्लाई, ये 800 इंटू 600 का क्या मतलब है। 800 का मतलब है कि इसके अंदर जो कॉलम्स होंगे ना वो 8 होंगे, ये कॉलम होता है इसका मतलब। और 600 का मतलब है कि ये रोज 600 रोज है। एक स्क्रीन है, ठीक है, उसमें ग्रिड ऐसा बना हुआ है कि 800 कॉलम्स है और 600 रोज है। ये दोनों रोज एंड कॉलम्स आपस में मिला के रेजोल्यूशन बनाती है। सही है, स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है। इसमें 800 कॉलम का मतलब है कि कॉलम वाइज 800 पिक्सल्स पड़े हुए हैं, यानी इस रुख, ये फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन है, तो इस रुख 800 पिक्सल्स हैं, और नीचे वाले रुख, इस रुख 600 पिक्सल्स है, फिर अगले 600, फिर 600, ठीक है, इस तरह से। ये आपकी रोज एंड कॉलम्स का मतलब है। अच्छा, ये एसवीजी जो है, एसवीजीए, ये 256 कलर को सपोर्ट करता है, इसको 8 बिट कलर भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्सटेंडेड ग्राफिक्स है, एक्सजीए। ये 16.7 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है, और रेजोल्यूशन इसकी कितनी है, 1024 से 768 पिक्सल्स तक। ये 24 बिट कलर भी कहलाता है और इसको ट्रू कलर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन की किस्में कौन सी हैं, टाइप्स क्या है। टाइप्स ये सबसे पहले आ जाते हैं सीआरटी मॉनिटर।
सीआरटी कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। सीआरटी का मतलब है सी फॉर कैथोड, आर फॉर रे, टी फॉर ट्यूब। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड टीवी स्क्रीन की तरह की होती है। अच्छा, इसको वैक्यूम ट्यूब भी ये होती है। सीआरटी एक्चुअली वैक्यूम ट्यूब होती है जो कि आउटपुट बनाती है और डिस्प्ले करती है स्क्रीन पे। ये हमारा सीआरटी की जो है ना, ये एक कंस्ट्रक्शन है। इनमें अगर आप देखें तो ये फ्रंट साइड है ना, ये ट्यूब है, ये फ्रंट साइड ट्यूब होती है इसकी। इसकी बैक साइड पे फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है। सही है, ये अभी आपको बैक साइड दिख रही है। इसकी दूसरी साइड जो फ्रंट होगी उधर जो है ना ट्यूब है। अच्छा, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन जो होती है ये केमिकल मटेरियल है कि जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती है, इलेक्ट्रॉन जो पड़ता है तो क्या होता है, वो लाइट अप होती है, उसमें से रोशनी निकलती है। तो स्क्रीन हमारी किस तरह से होती है, जैसे अभी हम पिछली स्लाइड पे बात करके आए हैं कि इनटू एक ग्रिड की फॉर्म में होती है। ये हमारा ये ग्रिड बना हुआ, ठीक है। ये अभी फिलहाल इसके अंदर एक ग्रिड के अंदर एक एक पिक्सल आएगा। सही है। अब ये लाइंस अगर मैं बहुत, अभी फिलहाल ये इसकी रेजोल्यूशन कम होगी, इसमें रोज एंड कॉलम्स कम है। अगर मैं इसको बहुत और ज्यादा इसके अंदर लाइनें ऐड कर दूं तो ये बिल्कुल तकरीबन आपस में साथ जुड़ जाएंगी। यही हाल पिक्सल्स का होता है, यही हाल स्क्रीन का होता है। सही है। अब इसकी एक दफा वर्किंग देख लेते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये काम ऐसे करती है कि ये वैक्यूम ट्यूब होती है हमारे फ्रंट पे, और बैक एंड पे क्या होता है, ये फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है। तो इसकी कुछ इलेक्ट्रॉन गन्स होती है, ये जो हाँ ये आपको दिख रही है इलेक्ट्रॉन गन्स। अच्छा, सही है, ये आपको इलेक्ट्रॉन गन्स दिख रही हैं। ये इसकी इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं। ये अगर मोनोक्रोम मॉनिटर है तो एक ही होगी जिसमें से सिर्फ एक कलर निकलेगा। अगर ये कलर मॉनिटर है तो इसमें से तीन तीन इलेक्ट्रॉन गन्स होगी। एक रेड के लिए होगी, एक ग्रीन चैनल और एक ब्लू। तो इन तीनों के आपको पता है कि कलर थेरेपी अगर आप पढ़ी जाए तो ये तीन ही मेन कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और आरजीबी और ब्लू, जिनकी कॉम्बिनेशन से बाकी सारे मुख्तलिफ कलर्स बनते हैं। सही है। मुख्तलिफ इनकी इंटेंसिटी को एड अप किया जाए तो दूसरे कलर्स बन जाते हैं। जैसे आपने शायद सुना हो कि येलो और ब्लू को अगर मिलाया जाए तो ग्रीन बन जाता है। येलो भी किसी और इन्हीं में से किसी कलर से बनता है। बहरहाल इनकी कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गन होती है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है कि कोई ना कोई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास आउट करती है। वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फायर करती है इलेक्ट्रॉन गन। और वो कहाँ से होते हैं, वो ये यहाँ पे आ गया फोकसिंग सिस्टम, ये वाले फोकसिंग सिस्टम है। और यहाँ से पास होती हुई ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरती है। ये डिफ्लेक्शन प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये दूसरी साइड पे ये है, इनके दरमियान में से गुजरेगी ये इलेक्ट्रॉन बीम। ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स और फोकसिंग सिस्टम इसकी डायरेक्शन को, इस बीम की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इस बीम की डायरेक्शन इसके मुताबिक कर देते हैं कि स्क्रीन पे ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये कहाँ जाके लगेगी। ये चीज डिसाइड करना ये फोकसिंग और डिफ्लेक्शन सिस्टम का काम होता है। अच्छा, जब ये इस तरह करते हैं तो ये जो पिक्सल्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ये जिस जगह पे, जिस स्क्रीन की जिस पोजीशन पे जाके इसको जाके लगना होता है कि फलां पोजीशन का कलर रेड कर दो या फलां पोजीशन का व्हाइट कर दो, फिर बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे जाके फॉल करती है। ये यहाँ पे फॉल की इलेक्ट्रॉन बीम। ये चूंकि फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन का बना होता है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम के फॉल करने से यहाँ पे क्या हुआ कि लाइट अप हुआ ये। और लाइट अप जब ये पूरी स्क्रीन के ऊपर इस तरह ढेर सारी इलेक्ट्रॉन बीम्स आएंगी और वो मुख्तलिफ जो है ना इस तरह लाइट अप होगा फॉस्फोरस अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक बीम कि कौन सी बीम है ये। सही है। तो वो क्या करेगा, वो फिर पूरी स्क्रीन पे इमेज एक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सीआरटी मॉनिटर। फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्लैट पैनल मॉनिटर, फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन या फ्लैट पैनल मॉनिटर। ये हैं ये लाइट वेट होते हैं, ये डेस्क के ऊपर कम स्पेस लेते हैं, ये कम पावर लेते हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं देन द सीआरटी मॉनिटर। इनके अंदर ना बजाय इसके कि यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन बीम वाला सिस्टम हो, फॉस्फोरस कोटिंग हो, इसके अंदर दो प्लेट्स होती हैं ग्लास की। ठीक है, उन ग्लास की प्लेट्स के दरमियान में कोई ना कोई सब्सटेंस होता है, कोई ना कोई मटीरियल होता है जो मुख्तलिफ तरीकों से एक्टिवेट होता है। ठीक है, हर एक का डिफरेंट तरीका है। अब ये डिस्प्ले स्क्रीन जो है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन या फ्लैट पैनल मॉनिटर्स, इनकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एलसीडी। एलसीडी में वो जो ग्लास प्लेट्स होती है ना, उनके दरमियान में लिक्विड क्रिस्टल होता है। ठीक है, आउटपुट इस लिक्विड क्रिस्टल से बनता है। ये काम कैसे करता है, ये ऐसे काम करता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट उस लिक्विड क्रिस्टल में से पास करता है
तो सारे मॉलिक्यूल आपस में लाइन अप हो जाते हैं इस तरह से कि लाइट वेव जो होती है उसमें से वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, जबकि कुछ लाइट को पास कर देते हैं, कुछ लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। जो लाइट पास होती है वो फ्रंट स्क्रीन पे जाके एलसीडी के ऊपर कोई ना कोई इमेज फॉर्म करती है, और जो लाइट ब्लॉक होती है वहां पे फिर उस हिसाब से कलर्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी स्क्रीन है, इसके ऊपर ये जो ब्लैक टेक्स्ट है, ये ऐसे फील होता है जैसे ये यहाँ पे लाइट ब्लॉक हुई है, इतने इतने पिक्सल्स पे, इतने इतने हिस्सों पे लाइट ब्लॉक्ड है, लाइट नहीं पहुंची, इसलिए ये ब्लैक रह गए, बाकियों के ऊपर लाइट पहुंच गई तो वो व्हाइट हो गए। सही है, इस तरह से कॉमनली यूज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, हर जगह पे आजकल एलसीडी ही यूज हो रही है, एलसीडी ही का जमाना है, हर जगह पे एलसीडी यूज हो रही है। नेक्स्ट आ जाती है ईएलडी। ईएलडी होती है इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। ये इसके अंदर जो दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो मटेरियल होता है वो ये होता है, फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस होता है। ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चार्ज होता है, चार्ज होने से ग्लो होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट इसको पहुंचता है तो ये ग्लो होता है। लेकिन ये बहरहाल ये आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि एलसीडी ने आके इसको ऑब्सोलीट कर दिया, इसको खत्म कर दिया। फिर आता है गैस प्लाज्मा। इसके अंदर गैस होती है, दो प्लेट्स के दरमियान में गैस होती है। आप नोट करें तीनों में, एलसीडी, ईएलडी, ग्लास प्लाज्मा, इनके दरमियान में एक इनमें प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस होता है। एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, वो एक अलग तरह से उनका बिहेवियर है। ईएलडी में फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस होता है, ये अलग तरह से बिहेव करता है। और अब आ जाता है इसके बीच में, ये गैस प्लाज्मा में गैस मटेरियल है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये गैस अल्ट्रा वायलेट लाइट को इमिट करता है जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट उसमें से गुजरता है, और वो लाइट जब स्क्रीन के ऊपर ग्लो होती है तो वो एक इमेज की शक्ल ले लेती है। इनके ऊपर ग्लास प्लाज्मा में बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन भी अवेलेबल है। डिस्प्ले क्वालिटी इसकी एलसीडी से बेहतर है, ज्यादा अच्छी है, और एक्सपेंसिव है ये एलसीडी में, लेकिन बहुत ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होते क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत है। सही है, ये कम जगहों पे यूज होते हैं। एलसीडी और सीआरटी और एलसीडी में फर्क देख लेते हैं। एलसीडी लाइट वेट होता है जबकि सीआरटी भारी होता है, हैवी होता है। आपने देखा होगा उसके पीछे कितना, एलसीडी तो पीछे से थिन सा होता है, और सीआरटी मॉनिटर जो पुराने दौर के मॉनिटर होते थे इतने बड़े पीछे से हुआ करते थे। तो एलसीडी मॉनिटर मोबाइल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस में बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है, जबकि सीआरटी डेस्कटॉप में यूज होता है। एलसीडी कम इलेक्ट्रिक पावर लेता है, सीआरटी ज्यादा लेता है। एलसीडी जो है ना वो उस पे यूपीएस पे चल जाता है, लेकिन सीआरटी बहुत पावर लेता है। अच्छा, एलसीडी के दरमियान में लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी यूज होती है, जबकि सीआरटी में कैथोड रे ट्यूब यूज होती है। एलसीडी चार्ज बैटरी से ऑपरेट होता है, जबकि सीआरटी को इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। चार्ज बैटरी का क्या मतलब है, जैसे हमारी लैपटॉप की स्क्रीन है, हर वक्त तो नहीं ना हम इसको चार्जिंग पे रखते, हर वक्त तो नहीं ना इसको स्विच लगाए रखते, जबकि सीआरटी मॉनिटर्स जो थे उनका हर वक्त स्विच लगाया रखना पड़ता था। एलसीडी ज्यादा एक्सपेंसिव है, सीआरटी लेस एक्सपेंसिव है, और एलसीडी कम स्पेस लेता है, और जबकि सीआरटी में पीछे कितना बड़ा उसका ढोल सा जो होता है वो अच्छी खासी स्पेस ले लेता है। एलसीडी में से लाइट हार्मफुल रेडिएशंस इमिट होती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है, सीआरटी में से नहीं निकलती। इसलिए कहा जाता है कि कभी लैपटॉप की स्क्रीन को डायरेक्ट ना देखें, बल्कि ग्लासेस के थ्रू देखें, कंप्यूटर ग्लासेस का इस्तेमाल करें। अगर आंखों के अलावा वैसे भी लैपटॉप को अपनी गोद में रख के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें से रेडिएशन इमिट होती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स देख लेते हैं। प्रिंटर्स क्या होते हैं, पेपर के ऊपर आउटपुट प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वो जो आउटपुट पेपर के ऊपर प्रिंट होती है इसको प्रिंट आउट भी बोलते हैं, जो अक्सर कहते हैं ना इसका प्रिंट आउट ले लें, ये वो प्रिंट आउट इसको बोलते हैं, पेपर के ऊपर आउटपुट प्रिंट होना, और इसको हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। आउटपुट जो है कैरेक्टर्स की सूरत में भी, सिंबल्स में भी, ग्राफिक्स में भी, जैसे तस्वीरें प्रिंट हो रही हैं आजकल, तस्वीरों वाले प्रिंटर भी आ गए हैं, तो हर तरह से ये इसकी किसी तरह की आउटपुट प्रिंट करवाई जा सकती है। इसकी इसकी रेजोल्यूशन मेजर होती है डॉट्स पर इंच की सूरत में। अच्छा, तो अब ये प्रिंटर की कुछ टाइप्स है। टाइप में इंपैक्ट प्रिंटर आ जाता है, इंपैक्ट में आगे तीन है, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन, जबकि नॉन इंपैक्ट में लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर। ये सारे देखेंगे अभी। पहले देखते हैं इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनमें पेपर का प्रिंटर के हैमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, ये दोनों आपस में एक डायरेक्ट जो है ना इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। बाय ये क्या है, प्रोड्यूस एन आउटपुट बाय स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग मतलब मारना। अब प्रिंट हैमर को मारते हैं, या फिर कुछ सेट ऑफ पिन्स होती हैं जो कि इंक रिबन के ऊपर जब मारते हैं और तो उससे इमेज फॉर्म होती है, इमेज क्रिएट होती है।
अच्छा, ये टाइपराइटर की तरह होता है बिल्कुल, जिस तरह टाइपराइटर होता है वो एक ठक 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 की आवाज आ रही होती है, वो क्या हो रहा होता है, बट स्ट्राइकिंग हो रही होती है। अगर कभी किसी ने अपने दौर में कहीं पुराना देखा हो, ये कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है और पेपर के ऊपर ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर देता है। इम्पैक्ट प्रिंटर ये सारे काम कर सकता है, लेकिन ये स्लोअर होता है, ये लो, इसकी क्वालिटी बहुत लो होती है, और ये इसकी प्रिंटिंग स्पीड होती है कैरेक्टर्स या लाइंस पर मिनट में, और ये बहुत ज्यादा शोर करता है, बहुत इसका शोर होता है इस प्रिंटर का, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। इनमें तीन एग्जांपल्स आ जाती है, डॉट मैट्रिक्स, डेजीवील और लाइन प्रिंटर। अच्छा, ये पुराने दौर में जो आजकल भी वैसे किसी कुछ आप देखें ना, अगर जो सरकारी दफ्तरों में अगर जाएं कभी, तो वहां पे ये इस किस्म के इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज होते हैं, इसलिए तो वहां पे इतना शोर होता है। वो शोर ठक 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 की आवाजें जो होती हैं वो इन्हीं चीजों की होती हैं। फिर आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ऐसे प्रिंटर्स जो पेपर को स्ट्राइक किए, पेपर को बगैर इंटरेक्ट किए, पेपर के साथ बगैर मारे आउटपुट प्रोड्यूस कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, थर्मल टेक्नोलॉजीज या इंकजेट का इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादा फास्टर होते हैं, हाई क्वालिटी रिजल्ट देते हैं, कि अप टू 24 पेजेस पर मिनट भी, एक मिनट में 24 सफे भी प्रिंट कर सकते हैं, जो आजकल के प्रिंटर आ रहे हैं। हल्की सी, इतनी ज्यादा आवाज नहीं होती इसकी, ना ही इसकी आवाज होती है, ना ये कॉस्टली होते हैं। ये लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर्स की नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप है। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होता है, इनमें हमने देखा है जो पेपर के साथ स्ट्राइक की जाती है, स्ट्राइक कर लेते हैं जी। अब हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे आ जाते हैं। ये इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर होता है, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है, एक कैरेक्टर एक टाइम पे करता है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड होती है 300 से लेके 1000 तक, या इससे ज्यादा कैरेक्टर्स पर मिनट ये करता है। ये करता कैसे है कि इसके अंदर हेड पिन्स होती हैं, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये पिन्स होती हैं, ये देखिए, ये इधर पिन्स दिख रही है ना, ये हेड पिन्स होती हैं। इन पिन्स की पहले ये किसी ना किसी शक्ल में आती हैं, किसी ना किसी फॉर्म में आती हैं, ठीक है। जिस फॉर्म में आपने, फॉर एग्जांपल ए है, ये इस तरह से ए है, तो ये क्या होगा, इस तरह से पिन आपस में अरेंज हो जाएंगी। इन पिन के आगे इंक लगी होती है या इंक रिबन होता है, ठीक है, ये ऐसे अरेंज हो जाएंगी छोटी छोटी पिन। और जो दूसरी जिन इस जगह पे फॉर एग्जांपल पिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत आपस में क्लोजली होती है ना, एक आपस में क्लोजली बहुत क्लोजली कंस्ट्रक्ट हुई होती हैं, ऑर्गेनाइज हुई होती हैं, इतनी करीब होती हैं आपस में एक दूसरे के। तो जिस जगह पे पिन की जरूरत नहीं होती, उस जगह पे पिन जो है वो अंदर की तरफ हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो पिन्स जिधर जरूरत होती है वहां पे बाहर की तरफ निकल आती है, पीछे से एक जो स्ट्राइकिंग हैमर होता है, वो हैमर जो है उसको ये पिन स्ट्राइक करती है इंक रिबन के साथ। और वो इंक रिबन के साथ स्ट्राइक करने से जिस जिस जगह पे पिन होगी, और वो पीछे से उसको आप आगे इंक रिबन लगा है, पीछे पिन है, जब उसको आप पुश करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो वो इंक रिबन में से उस जगह पे इंक लग जाएगी पेपर के ऊपर, ठीक है। ये 100 to 300 डॉट्स पर इंच के हिसाब से होती है। एक इंच जो है, इंच देखें आप कितना होता है, छोटा सा होता है, उसके अंदर 100 या 300 डॉट्स होते हैं। डॉट्स का मतलब है पिंस इतनी ज्यादा होती हैं उसके अंदर। ये लेस एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ज्यादा नॉइजी होता है, और उसकी प्रिंट क्वालिटी को इतनी खास अच्छी नहीं होती। दूसरा फिर आ जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर में डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर भी जो है इम्पैक्ट कैरेक्टर है, लेकिन ये टाइपराइटर की तरह का होता है। इसमें ये देखिए, जैसे आप ये इमेज में देख रहे हैं, इसके ऊपर ये व्हील्स होते हैं, हर व्हील के ऊपर कोई ना कोई कैरेक्टर होता है। ये देखिए 2 है, और 2 के साथ @ है, इसी तरह 1 और 1 के साथ ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसी तरह ये सारे कैरेक्टर्स हर पेटल के ऊपर एक ना एक हर पेटल के एंड पे कोई ना कोई कैरेक्टर होगा। जब प्रिंट करना होता है तो एक मोटर लगी होती है यहाँ पे, वो मोटर इस व्हील को रोटेट करती है, घुमाती है। तो जो कैरेक्टर जहां पे जरूरत होती है, जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे वो व्हील घूम के वो कैरेक्टर आ जाता है, पीछे से हैमर उस पैटल को स्ट्राइक करता है। पैटल मतलब ये जो पत्ती है, इस हैमर पीछे से मारा जाता है, अंदर से प्रिंटर के अंदर सारा काम हो रहा है, वो हैमर भी प्रिंटर के अंदर ही है, और वो आगे इंक रिबन होता है, इंक रिबन इस पैटल को प्रिंट कर देता है उस जगह पे, पेपर पे। इस तरह से इसका काम होता है, लेकिन ये बहुत स्लो होते हैं डॉट मैट्रिक्स की निस्बत, और इनकी प्रिंट क्वालिटी लेकिन डॉट मैट्रिक्स से ज्यादा अच्छी होती है, सही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है लाइन प्रिंटर। ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये बहुत फास्ट होते हैं। ये एक कंप्लीट लाइन, जिस लाइन में ढेर सारे कैरेक्टर्स होंगे, उनको प्रिंट कर देता है। प्रिंटिंग स्पीड इसकी लाइंस पर मिनट में जो है ना मेजर की जाती है,
3000 लाइंस पर मिनट इसकी प्रिंटिंग स्पीड है, जो कि नॉर्मली मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं चेन प्रिंटर या बैंड प्रिंटर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट में सबसे पहले, नॉन इम्पैक्ट का मतलब है कि जो कि पेपर के साथ कोई स्ट्राइकिंग नहीं हो रही, पेपर के साथ कुछ नहीं लग रहा, कोई इस किस्म का काम नहीं है। इनमें आगे देख लेते हैं सबसे पहले लेजर प्रिंटर। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर है। ये जो प्रिंटर है, मेरे पास भी यही वाला प्रिंटर है। ये प्रिंटर इसको लेजर का मतलब है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये फोटोकॉपी मशीन की तरह से काम करता है। इसके अंदर एक लेजर बीम होती है और एक इंक पाउडर होता है। इंक पाउडर को टोनर कहते हैं। जो कहते हैं ना हमारे इंक में टोनर खत्म हो गया है, वो फिर टोनर भरवा के लाते हैं, हमें भी भरवा के लाना पड़ता है। एक टोनर एक दफा भरवा ले तो तकरीबन ये जो है ना 3000 या 4000 पेजेस प्रिंट कर लेता है। तो ये लेजर बीम होती है इसके अंदर। लेजर बीम क्या करती है, इसका वर्किंग देख लेते हैं। इमेज जो है, एक स्पेशल ड्रम भी होता है इस प्रिंटर के अंदर, एक ड्रम होता है स्पेशल। उस ड्रम के ऊपर इमेज, आउटपुट की जो इमेज है वो क्रिएट होती है, ड्रम के ऊपर होती है। फिर उस ड्रम से वो इमेज ट्रांसफर की जाती है पेपर के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है रेजोल्यूशन इसकी। जो ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटर्स थे, उनकी रेजोल्यूशन होती है 1200 डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच का क्या मतलब है कि बहुत माइक्रोस्कोपिक डॉट्स हैं। ठीक है, इस डॉट्स को आपने ये दूर दूर वाले नहीं, ये इतने माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे डॉट्स हैं और बहुत आपस में ये क्लोजली रिलेटेड डॉट्स हैं। अच्छा, इनकी जो रेजोल्यूशन कलर प्रिंटर की होती है वो 2400 डॉट्स पर इंच, बल्कि इससे भी ज्यादा होती है। कलर प्रिंटर की रेजोल्यूशन ज्यादा है। ये एट अ टाइम एक पेज प्रिंट करता है, इसलिए इसको पेज प्रिंटर भी कहते हैं। और इसकी प्रिंटिंग स्पीड है 200 पेज पर मिनट ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर के लिए, और कलर प्रिंटर के लिए 100 पेजेस पर मिनट। सही है। फिर लेकिन जो कलर प्रिंटर है वो ज्यादा कॉस्टली भी है ब्लैक एंड व्हाइट की निस्बत। नेक्स्ट आ जाता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट कैसे करता है? इंकजेट क्या करता है कि आउटपुट पेपर के ऊपर क्रिएट करता है छोटे छोटे इंक के ड्रॉप्स। लिक्विड इंक होती है, वो इंक के ड्रॉप्स को फेंकता है पेपर के ऊपर। वो छोटे छोटे इंक के ड्रॉप्स होते हैं। अच्छा, इससे ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों तरीके का काम, दोनों ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर्स भी होते हैं इंकजेट में, और कलर भी होते हैं, और दोनों टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को प्रिंट कर सकते हैं। इसकी प्रिंटिंग स्पीड में ये होती है पेजेस पर मिनट में। पेजेस पर मिनट, इसका पहले वाली जो थी वो किस तरह थी, वो पेजेस पर मिनट में नहीं हो रही थी, वो कैसे थी, वो थी किस तरह से थी, डॉट्स पर इंच में इसकी रेजोल्यूशन मेजर होती थी। जबकि यहाँ पे क्या है, इसकी इसकी स्पीड पेजेस पर मिनट में है, इसलिए इसको पेज प्रिंटर, इसको भी पेज प्रिंटर कहते हैं, उसको भी पेज प्रिंटर ही कहते थे। सही है। अब इसमें क्या है कि 12 से 36 पेजेस पर मिनट ये प्रिंट कर सकता है। तो ग्राफिक्स और कलर के लिए इसका जरा रेट थोड़ा है। इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये काम कैसे करता है? इसकी वर्किंग ऐसे होती है कि एक प्रिंट हेड होता है, प्रिंट हेड होता है। उस प्रिंट हेड के अंदर इंक होती है। ठीक है, फाइन ड्रॉप्स ऑफ इंक होती है। वो प्रिंट हेड उस इंक को ड्रॉप करता है। वो इंक कहाँ पड़ी होती है? कार्ट्रिजेस में पड़ी होती है। कार्ट्रिजेस में वो इंक होती है जिसमें फिल की जाती है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है तो ब्लैक इंक होती है, अगर कलर प्रिंटर है तो कलर इंक होती है। हर कार्ट्रिज के एक छोटे छोटे स्मॉल नोजल्स होते हैं जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं। मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह, जिसका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ये नोजल्स जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, एक्टिवेट होते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ नोजल्स अपनी शेप चेंज कर लेते हैं और उस शेप में आ जाते हैं जो इमेज बनानी होती है। और उसके बाद उसमें से जो कार्ट्रिजेस उसके साथ लगे होते हैं, वो कार्ट्रिजेस में से इंक निकलती है। ठीक है, ये जो नोजल्स जो चाहिए होते हैं वो रख लेते हैं, जो नहीं चाहिए वो बंद कर देते हैं। जिस तरह अक्सर वो पाउडर आते हैं ना, हमारे यहाँ पाउडर आते हैं जो टेल्कम पाउडर, उसमें भी इसी तरह होता है ना कि एक ढक्कन के ऊपर सुराख होते हैं। जब आप उसको घुमाते हैं, आधे सुराख जिस पोजीशन पे लेके आए, कुछ सुराख बंद हो जाते हैं, कुछ सुराख खुल जाते हैं। अगर पूरा खोलना हो तो एक साइड वो पूरा का पूरा घुमा दो तो वो सुराख खुल जाते हैं। ठीक है, वो सुराख आप नोजल समझ लें, और उसके अंदर जो पीछे जो डब्बी बनी होती है जिसके अंदर टेल्कम पाउडर होता है, वो कार्ट्रिजेस होते हैं। जिस पोजीशन में आपने जो मतलब कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, या जो लाइन या जो पेज पे ऊपर जो प्रिंट करवाना है, तो वो जो नोजल्स होते हैं वो अपनी जो नोजल्स जिधर से इंक ड्रॉप होनी होती है वो खुल जाते हैं, बाकी नोजल्स
वो यानी एक्टिवेट हो जाते हैं और बाकी डीएक्टिवेट होते हैं। रेजोल्यूशन इनकी क्या है 1200 से लेके 4800 डॉट्स पर इंच, और ये एक डॉट का मतलब है ड्रॉप ऑफ इंक। ठीक है, इधर डॉट्स अब वो वाले पिक्सल वाले डॉट नहीं है, इधर डॉट्स है इंक के, ड्रॉप किधर से इंक निकलनी है। ये तो यहाँ पे इंक ड्रॉपलेट जो है बहुत बड़ा दिखाया हुआ है ना, ये इतना बड़ा नहीं होता, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, इनकी प्राइस बहुत लो होती है, लेकिन ये थोड़े काम स्लोअर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, और इनकी प्रिंट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी लेजर प्रिंटर की होती है। ये फास्टर होते हैं और हाई क्वालिटी प्रिंटर्स होते हैं देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब फिर लास्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाता है विच इज थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर थोड़ा डिफरेंट है इनसे। ये क्या करता है कि एक स्पेशल हीट सेंसिटिव वैक्सी पेपर होता है, हीट सेंसिटिव वैक्सी पेपर होता है, उस पेपर में जो है ना, इस पेपर के जरिए ये प्रिंट करता है। इसका पेपर अलग होता है, बाकियों का तो पेपर अलग होता था ना, बाकियों के पेपर में क्या था, बाकियों के पेपर आम पेपर जो हम यूज करते हैं वो होता था, इसमें हीट सेंसिटिव। ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि ये हीट सेंसिटिव वैक्सी पेपर जो है वो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है कैसे, इलेक्ट्रिकली हीटेड पिंस के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रिकली हीटेड पिंस होती हैं। कलर पेपर के लिए कलर्ड वैक्सी शीट्स होंगी, वो पिंस होती हैं और गर्म पिंस होती हैं। उन पिंस को जब वो हीटेड पिंस, गर्म पिंस को जब वो पेपर के साथ टच करती हैं तो वो वहां पे अपना निशान छोड़ जाती हैं, उससे प्रिंटिंग हो जाती है, उससे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, वो निशान छोड़ने से यानी उतनी हिस्से से जगह से पेपर जल जाता है, तो वो जलने को वो प्रिंट होना कहलाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसकी वैक्सी पेपर्स होते हैं, डिफरेंट पेपर्स होते हैं। अच्छा, ये एक्सपेंसिव नहीं होते, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत लो होती है। इनकी एप्लीकेशन क्या है कि जो हमारे एटीएम्स की जो रसीद निकलती है वो हो सकती है, या रिटेल प्राइस पे, रिटेल स्टोर्स पे जाए तो वो जो हमें रसीद निकाल के देते हैं, हमें बिल बना के देते हैं, इनवॉइस देते हैं, जो ये वहां पे भी इस्तेमाल हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स, जो एयरपोर्ट पे टिकट्स होती हैं वहां भी ये इस्तेमाल होते हैं। ये बैंक में जो टोकन मिलते हैं, वो जो टोकन आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे जब बैंक में जाते हैं कि आप पहले टोकन लें फिर आपका नंबर आएगा तो अपनी बारी पे आइएगा, या और दूसरी पब्लिक प्लेसेस पे भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो मॉडर्न थर्मल प्रिंटर्स हैं वो हाई क्वालिटी प्रिंट आउट्स दे रहे हैं। ये पुराने थर्मल प्रिंटर्स थे जो कि इतनी इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए इनका इस्तेमाल ऐसी जगह पे किया गया कि जहां पे बहुत ज्यादा प्रिंटिंग क्वालिटी की डिमांड ना हो। अच्छा, ये इंकजेट और लेजर प्रिंटर से फास्ट होते हैं, लेकिन दूसरे सारे इम्पैक्ट प्रिंटर से थोड़े से महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। जो मॉडर्न थर्मल प्रिंटर है, ये जो पुराने थे वो इतने एक्सपेंसिव नहीं थे, उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो है डिफरेंसेस, इनमें क्या फर्क है। इम्पैक्ट प्रिंटर डायरेक्टली पेपर के ऊपर या तो व्हील होता है या हैमर होता है जो कि इंक रिबन के साथ स्ट्राइक करता है और उससे पेपर के ऊपर इमेज बनती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट में कोई स्ट्राइकिंग नहीं होती। इम्पैक्ट प्रिंटर एज अ होल स्लोअर है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फास्टर है। इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी लो है जबकि नॉन इम्पैक्ट की हाई है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स कम एक्सपेंसिव होते हैं जबकि नॉन इम्पैक्ट ज्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे लेजर। इम्पैक्ट प्रिंटर आजकल नहीं यूज होते, बहुत कम यूज होते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत कॉमनली यूज्ड है। इम्पैक्ट प्रिंटर की बहुत प्रिंटिंग के दौरान बहुत शोर होता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट का कोई शोर नहीं होता। इम्पैक्ट प्रिंटर इंक रिबन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट में पाउडर्ड इंक या लिक्विड इंक या टोनर जो है वो पाउडर इंक होता है, और लिक्विड इंक इनका इस्तेमाल किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर्स या लाइंस पर मिनट में इनकी स्पीड होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की पेजेस पर मिनट इनकी स्पीड होती है। ठीक है, ये हो गए हमारे इनके डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट पे आ जाती है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होते हैं, ये भी प्रिंटिंग के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनकी प्रिंटिंग जरा डिफरेंट तरीके से होती है। ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाने के लिए, जो बड़े बड़े नक्शे बनाते हैं घरों के, सिविल इंजीनियर्स इनका इस्तेमाल करते हैं। मैप्स बनाने के लिए, ग्राफ्स या चार्ट्स, बड़े बड़ी ग्राफ्स या बड़े बड़े चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। टिपिकली ये बड़ी ड्राइंग्स, बड़े ग्राफ्स, बड़े मैप्स, जो कंस्ट्रक्शन मैप्स होते हैं या इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती हैं उनमें इस्तेमाल होती है। ये बहुत स्लो, नॉर्मली स्लो होते हैं, और इनका काम क्या होता है, बिल्कुल ऐसे कि आपके पास पेपर पड़ा है और मूविंग हैंड है, हाथ है, वो हाथ के जरिए उस पेपर के ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे इनका काम होता है। ये दो तरह के प्रिंटर्स हैं, फ्लैट बेड और ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड का क्या मतलब है, फ्लैट बेड प्लॉटर को टेबल प्लॉटर भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पेपर के ऊपर प्लॉट करता है
और वो पेपर कहाँ पड़ा होता है, बिल्कुल टेबल लाइक सरफेस पे, बिल्कुल टेबल की तरह की सरफेस होती है, उसके ऊपर पेपर पड़ा होता है और उसके ऊपर वो प्लॉट करता है। वो टेबल लाइक सरफेस जो होती है, वो प्लॉट साइज जो होता है उसका, जिसके ऊपर प्लॉट करना होता है, वो बिल्कुल एरिया ऑफ बेड होता है, बेड के साइज का एरिया होता है उसका। और बेड साइज जो है वो वेरी करता है, कितना वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द नीड, कितना बेड साइज चाहिए, कितने बड़े ड्राइंग, कितने बड़े लेवल की बड़ी ड्राइंग चाहिए, उस हिसाब से फिर बेड साइज होता है। अच्छा, इसके अंदर दो रोबोटिक आर्म्स होती हैं। रोबोटिक आर्म्स का क्या मतलब है, ड्राइंग आर्म्स, दो हाथ होते हैं, आप कह ले रोबोट के हाथ होते हैं। हर एक के अंदर मुख्तलिफ सेट ऑफ पेन होते हैं, हाथों में पेन होते हैं। आप अपने हाथ में एक पेन पकड़ते हैं, या अक्सर लोग क्या करते हैं कि पेन्स 3-4 कलर के, उनको रिबन चढ़ाया होता है, 3-4 भी पकड़ लेते हैं। इसी तरह जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं, उनके अंदर सेट ऑफ पेन होते हैं, कुछ में 1 से 4 पेन होते हैं डिफरेंट कलर्स के। सही है। वो पेन क्या होता है कि वो बेड साइज जो होता है, जो टेबल लाइक सरफेस होती है, वो स्टेशनरी होती है, वो नहीं हिलती, वो मूव नहीं करती। वो जो रोबोटिक आर्म्स हैं वो ऊपर से आती हैं और उसके ऊपर ड्राइंग शुरू कर देती है अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर उसको देता है। ड्राइंग या चार्ट, ड्राइंग शुरू कर देती है, चार्ट्स बनाती है या ग्राफ बनाती है। अच्छा, मूवमेंट ऑफ पेन, पेन की जो मूवमेंट है या रोबोटिक आर्म्स की जो मूवमेंट है, वो सारी कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कार्स में, डिजाइन ऑफ कार्स में, शिप्स में, एयरक्राफ्ट में, बिल्डिंग्स में, हाईवेज पे, इन सब जगहों पे इस्तेमाल है। कि थोड़ी स्लो ड्राइंग करती हैं और प्रिंटिंग ग्राफ या ग्राफ प्रिंट करना या फिर ड्राइंग करना, इनकी स्पीड स्लो है, लेकिन ये बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स को तकरीबन कई दफा कई घंटे लगा देती हैं बनाने में। सही है, ये हो गए फ्लैट बेड। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर के ऊपर रोलर होता है, ठीक है, इसको रोलर प्लॉटर भी कहते हैं। रोलर होता है, ये ड्रम होता है जिसके ऊपर पेपर पड़ा होता है और वो रोलर रोटेट कर रहा होता है प्रिंटिंग के दौरान। अच्छा, इसमें मैकेनिकल डिवाइस होती है जिसको रोबोटिक आर्म भी कहते हैं। आप लोगों ने फ्लैट बेड में देखा कि हमारे पास टेबल जो था वो स्टेशनरी था, एक जगह पे खड़ा हुआ था, वो मूव नहीं कर रहा था, आर्म्स मूव कर रही थी। जबकि ड्रम प्लॉटर में जो ड्रम है जिसके ऊपर पेपर लगा हुआ है, जिसके ऊपर बहुत बड़ी लार्ज पेपर शीट है, वो भी रोटेट करता है, यानी वो भी मूव करता है। और साथ में जो हमारी रोबोटिक आर्म्स हैं जिनके ऊपर पेन या पेंसिल्स होती हैं, जिन्होंने सेट ऑफ पेन और पेंसिल्स होती हैं, वो भी मूव कर रही होती हैं। ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस होती है रोबोटिक आर्म, वो भी मूव करती है। ड्रम कैसे मूव करता है, ड्रम बैक एंड फोर्थ मूव करता है, आगे पीछे की तरफ मूव करता है, ऊपर नीचे हो रहा होता है। जबकि पेन्स जो है वो साइड टू साइड मूव करती है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इस तरह से मूव कर रही होती है। और ये दोनों की मूवमेंट आपस में मिलके क्या करती है, कोई ना कोई इमेज बनाती है, ग्राफ बनाती है, ग्राफ प्लॉट करती है, ये ड्राइंग करती है। अच्छा, ये ज्यादातर कॉन्टिन्यूस आउटपुट बनाने के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जलजिले की रिकॉर्डिंग करनी है, या जो है मैनुअली आपने ईसीजी वगैरह लेनी है, तो वो सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं, अर्थक्वेक रीडिंग्स वगैरह, ये सारी ड्रम प्लॉटर के ऊपर के जरिए प्लॉट की जाती है। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ऑडियो आउटपुट किसे कहते हैं, किसी भी वॉइस को, म्यूजिक को, या इस किस्म के किसी साउंड को। जबकि ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो कि ऑडियो रिसीव करे, जैसे जिनके जरिए हम म्यूजिक सुन सकें, स्पीच सुन सकें, या कोई और साउंड सुन सकें। ये हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल में ये कौन कौन सी होती है, स्पीकर्स, हेडफोन्स या ईयरफोन्स और हेडसेट्स। स्पीकर देख लेते हैं, स्पीकर ऑडियो रिसीव करती है मोबाइल से और कंप्यूटर से, और उसको ऑडियो आती है कंप्यूटर और मोबाइल से लेके हम तक पहुंच जाती है। ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलते हैं इसको भी, क्योंकि ये इन फॉर्म ऑफ वॉइस होती है, आप इसको पकड़ नहीं सकते हाथ में। सही है। कुछ कंप्यूटर्स में बिल्ट इन स्पीकर्स भी होते हैं, और कुछ में, यानी बिल्ट इन कह दें आप, इंटीग्रेटेड या इंटरनल स्पीकर्स अंदर ही, कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं। जैसे कुछ कंप्यूटर्स के जो है ना, मॉनिटर के अंदर स्पीकर होता है। सही है। लेकिन इंटरनल स्पीकर्स की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, लो क्वालिटी होती है, तो इसलिए एक्सटर्नल स्पीकर्स लोग खरीदते हैं। या स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं, उनको स्टीरियो स्पीकर्स भी कहते हैं। ये हाई क्वालिटी आउटपुट देते हैं। ये कंप्यूटर के साथ साउंड कार्ड के जरिए, मदरबोर्ड के साथ एक साउंड कार्ड लगा होता है, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो साउंड कार्ड का होना जरूरी है अगर आप एक्सटर्नल स्पीकर ले रहे हैं। इंटरनल तो अंदर ही साथ ही कनेक्टेड होते हैं ना। अच्छा, ये डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं। आजकल वो ब्रीफ केस वाला भी स्पीकर आए हुए हैं, जो ब्रीफ केस की तरह उनको पकड़ के खींच के जहां मर्जी व्हील लगे होते हैं ट्रैक कर लें। और ये वायरलेस स्पीकर्स भी अवेलेबल होते हैं जिनके साथ कोई वायर नहीं लगी होती। आजकल तो गाड़ियों में भी ये स्पीकर्स लगे होते हैं, हर जगह स्पीकर्स का तो इस्तेमाल बहुत ज्यादा ही है।
हेडफोन्स और ईयरफोन्स, इनका भी बहुत इस्तेमाल है। स्पीकर के प्रॉब्लम्स क्या थे, पहले ये देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या था जिसकी वजह से हेडफोन्स या ईयरफोन की जरूरत पड़ी। स्पीकर्स जो थे ये दूसरों के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में स्पीकर लगाया हुआ है तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे। प्राइवेसी प्रॉब्लम्स होती थी, सही है। आप किसी का वॉइस मैसेज अभी भी आप अगर इसको स्पीकर पे लगा ले मोबाइल के, तो कई दफा आपको खुद ही एम्बेरस होते हैं कि ये मैंने क्यों लगाया, मैं भला हैंड्स फ्री लगा के सुन लेती। तो इसका सोल्यूशन यही था कि हेडफोन या एयरफोन्स आ गए। तो हेडफोन्स या एयरफोन्स सिर्फ एक बंदा जो इसको पहना हो जिसने, सिर्फ उसी को सुनाई देता है। आप लोग इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। हेडफोन और एयरफोन में क्या फर्क है? हेडफोन ऊपर की, ये हेडफोन है, ये कानों के ऊपर की तरफ से आता है, ऊपर कानों के ऊपर इसको लगा लिया जाता है, जबकि एयरफोन को एयर कैनाल या कान के अंदर डाला जाता है। ठीक है, ये इन दोनों में फर्क है। अब नेक्स्ट आ जाता है विच इज हेडसेट। हेडसेट भी हेडफोन की तरह ही होता है जो कानों के ऊपर से लगाया जाता है, लेकिन इसमें एक चीज एडिशनल होती है, वो क्या होता है? माइक्रोफोन। ये जो आगे माइक लगा हुआ है ना, ये माइक, ये माइक्रोफोन एडिशनल होता है। ये ज्यादातर टेलीफोन कॉल्स करने के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वेब कॉन्फ्रेंसेस के लिए यूज होता है। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, बहुत ज्यादा हेडसेट जो है वो वायरलेसली कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं या मोबाइल डिवाइसेस के साथ भी इनको अटैच किया जा सकता है। यहाँ पे हमारा खत्म होता है ऑडियो इनपुट डिवाइस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। जी, अब हम आ जाते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज में आ जाता है सबसे पहले, ये हम कुछ यूनिट्स देख लेते हैं डाटा को स्टोर करने के। एक होता है बिट। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में सर्किट्स होते हैं, ठीक है, सर्किट से बना होता है कंप्यूटर, इसमें मल्टीपल सर्किट्स होते हैं। अगर ये सर्किट 0 हो इसका मतलब है कि ये ऑफ है, अगर ये 1 हो इसका मतलब है कि ये ऑन है। ठीक है, 0 1 की फॉर्म में होता है। अब ये एक जो 0 या एक 1 जो है ये बिट कहलाता है। ठीक है, ये 0 या 1 ये बाइनरी डिजिट जो बिट होता है, कंप्यूटर सारा 0 1 की फॉर्म में या ऑन ऑफ की फॉर्म में कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है। अच्छा, बाइट होता है ये ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स जो हैं ये मिलके जब 8 बिट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक बाइट बनाती हैं। ठीक है, एक किलो बाइट जो होता है वो 1024 बाइट से मिलकर बनता है। एक मेगाबाइट 1024 किलो बाइट से मिलकर बनता है। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट 1 टीराबाइट होता है और 1024 टीराबाइट 1 पेटाबाइट होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक यूनिट्स। अब एक चीज टर्म आती है वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड एक यूनिट ऑफ डाटा होता है जो कि प्रोसेसर यूज करता है, इसको प्रोसेसर प्रोसेस करता है एट अ टाइम। एक वक्त में प्रोसेसर कितने वर्ड्स को यूज कर रहा है। ठीक है, एक वक्त में प्रोसेसर कितनी चीजों को प्रोसेस कर रहा है वो वर्ड कहलाता है। ये जो है ना साइज ऑफ रजिस्टर होता है, वर्ड रजिस्टर का साइज होता है। रजिस्टर कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होती है जो कि प्रोसेसर जिसके अंदर जिसको प्रोसेसिंग के दौरान इस्तेमाल करता है। ठीक है, एक स्टोरेज एरिया होता है, ये इसको हम पढ़ेंगे जब जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें रजिस्टर भी पढ़ेंगे। लेंथ ऑफ वर्ड वेरी करता है। अब ये वर्ड जो है इसकी क्या लेंथ है, ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करता है। कुछ जगहों पे ये 88 बिट्स का एक वर्ड होता है और कुछ पे 64 का होता है, कुछ पे इनके दरमियान में होता है। तो 88 से लेके 64 बिट्स के दरमियान में जो 8 से लेके 64 बिट्स तक जो है ना वो लेंथ ऑफ वर्ड होता है। जितना ज्यादा वर्ड का साइज होगा उतनी ज्यादा कंप्यूटर जो है वो पावरफुल होगा। सही है, ये वर्ड की कहानी है। 1 बाइट्स जो है वो 8 बिट के बराबर होती है। 2 बाइट्स 16 बिट के बराबर होती हैं। ऑब्वियसली 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। सिंगल वर्ड मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर और कुछ कंप्यूटर्स में 32 बिट का होता है, जबकि डबल वर्ड सुपर कंप्यूटर और मिनी में 64 बिट्स का होता है। सही है। अच्छा, फिर एग्जाम्पल है एक, ये बहुत ज्यादा ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाती होती है कि 20 मेगाबाइट्स को किस में कन्वर्ट करें? बाइट्स में। ठीक है, 20 है हमारे पास, सही है, और हमारे पास मेगाबाइट है। मेगाबाइट किसके इक्वल होती है? 1024 किलोबाइट के। ठीक है, हम इसको 1024 केबी के इक्वल लिख सकते हैं, किलोबाइट। सही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल के 20 लिख लेते हैं। 20 पिछले वाला एज इट इज उतर गया। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है, अब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 20 मल्टीप्लाई बाय 1024 एज इट इज आ गया। और किलोबाइट किसके इक्वल होती है? मल्टीप्लाई किलोबाइट किसकी इक्वल होती है? 1024 बाइट के। तो हम इसको 1024 बाइट के इक्वल लिख सकते हैं, 1024।
आगे बाइट का बी डाल दें या बाइट्स डाल दें, और हमें चाहिए क्या था, हमें मेगाबाइट से बाइट्स तक जाना था, हम बाइट्स तक पहुंच गए हैं, हम बी यहाँ बाइट्स तक पहुंच गए हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है एसडीएलसी के नाम से बहुत मशहूर है। इसका मतलब होता है, इसको देखते हैं आगे ना, मतलब आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई सिस्टम बनाना है, वो किन किन प्रोसेसेस से गुजर के, किन किन फेजेस से गुजर के एक सिस्टम बनेगा, वो स्टेप्स देखने हैं हमने इसमें। सबसे पहले देख लेते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जो होता है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रिलेटेड कंपोनेंट्स। बहुत रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ टू सॉल्व सम स्पेसिफिक, टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। सही है। अच्छा, टास्क क्या है, वो अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड प्रोसीजर परफॉर्म होता है, डिफाइन हुआ होता है वो प्रोसीजर। हम इसको क्योंकि सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, फिलहाल सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में पहले से डिफाइंड प्री डिफाइंड प्रोसीजर यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। अच्छा, ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होती हैं टू परफॉर्म अ टास्क। ऑर्डर उनका जरूरी होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। कंपोनेंट सिस्टम क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, यूजर, डाटा, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेटअप। ये सारे सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर जिनके ऊपर सॉफ्टवेयर ने रन होना है, सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। पीपल और यूजर्स जो कि इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे हार्डवेयर के जरिए। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, डाटा वो जो सिस्टम को दिया जाएगा और उसको प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इन्फॉर्मेशन होगा। और कम्युनिकेशन सेटअप यानी कि कम्युनिकेट, एक अपने डाटा या इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट्स को किसी और के साथ आपने शेयर करना हो तो वो कम्युनिकेशन सेटअप के जरिए होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये होता है एसडीएलसी जो कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए सिस्टम डेवलप किया जाता है। एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू डेवलप अ सक्सेसफुल सिस्टम। ठीक है, अब ये स्टेप्स कौन से हैं हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इनका जो है ना ऑर्डर याद रखिएगा, इसी ऑर्डर में चलते हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, ये एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इनका क्या मतलब है, ये क्या करती है। फिर सिस्टम एनालिसिस आ जाता है, उसके बाद डिजाइन होता है, फिर कोडिंग होती है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर इंप्लीमेंटेशन होती है और फिर मेंटेनेंस होती है। अगर इन केस किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, किसी एक में एरर आ जाता है, किसी एक में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप वापस पिछली स्टेट पे स्विच भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ मिस्टेक, इन केस ऑफ एरर, आप पिछले किसी स्टेज पे वापस भी जा सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन करते हुए आपको पता चला कि नहीं नहीं टेस्टिंग में शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ये यहाँ पे सही नहीं है, आप वापस कोडिंग में जाके टेस्टिंग कर सकते हैं। कुछ इस किस्म के काम भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ये क्या होता है, ये पहला बिल्कुल फर्स्ट फेज है इसका एसडीएलसी का फर्स्ट फेज। अच्छा, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को लेके चलते हैं ताकि हमें इसको जो है ना समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके कॉलेज की जो प्रिंसिपल है वो अपने कॉलेज के लिए एक सिस्टम बनाना चाहती है। फिलहाल वहां सारा काम मैनुअली हो रहा है, वहां सारा काम हाथों से हो रहा है, वहां सारा काम कंप्यूटर के जरिए नहीं हो रहा। तो आपकी टीचर, आपकी जो प्रिंसिपल है वो चाहती है कि सारा हम सिस्टम कंप्यूटराइज कर लें, जैसे कि अटेंडेंस जो है वो भी कंप्यूटराइज हो, आपकी जो सारा पेपर्स है वो भी कंप्यूटराइज हो, ऑनलाइन पेपर्स हो सारे, जैसे आजकल आप लोगों का ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है सारा। तो बहरहाल हम आपके प्रिंसिपल चाह रही है कि कोई ऐसा सिस्टम बनवाए जो कि सारे कंप्यूटर को, सारे सिस्टम को ऑटोमेट कर दे, कंप्यूटराइज कर दे। तो उसके लिए क्या होगा, पहला स्टेप, पहला फर्स्ट फेज ऑफ एसडीएलसी इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। उस सिस्टम जो ऑलरेडी आपका वहां पे चल रहा है, जो सिस्टम चाहे जो मैनुअली है या कंप्यूटराइज है, उस सिस्टम को पहले इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उस सिस्टम की पहले छानबीन की जाती है। और उसका मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि इनिशियल एनालिसिस कर लिया जाए सिस्टम का, सिस्टम को इनिशियली देख लिया जाए पहले। सही है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम आइडेंटिफिकेशन होती है। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आइडेंटिफाई किया जाता है उस सिस्टम को जो कि जिसको डेवलप करना होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगले स्टेप्स में जाके बहुत ज्यादा इसका काम आएगा, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम स्कोप। स्कोप का मतलब होता है बाउंड्री, अपने सिस्टम की बाउंड्री डिफाइन कर ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर हाउस वालों को डिफाइन कर देती हैं कि मुझे अपने कॉलेज का सिस्टम चाहिए, अभी मुझे सिर्फ ट्रांसपोर्ट को ऑटोमेट करना है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, और एग्जामिनेशन ब्रांच को सिर्फ करना है। ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस वाला काम ऑटोमेट नहीं करना चाहती, अटेंडेंस अभी रजिस्टर पे ही हो। आपने एक स्कोप डिफाइन कर दिया, बाउंड्री डिफाइन कर दी, ये बाउंड्री डिफाइन होगी। अभी आप फिलहाल इमेजिन करें कि आपकी प्रिंसिपल कस्टमर है, वो आपसे कोई चीज बनवाना चाहती है और आप खुद इस वक्त सॉफ्टवेयर हाउस के एक मेंबर हैं।
ठीक है, तो आप कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे हम वो समझ रहे हैं इसको। अच्छा, दूसरा इसके अंदर लिमिट्स देखी जाती हैं, लिमिटेशन ऑफ सिस्टम देखा जाता है कि आया ये सिस्टम इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, कितने पैसे लगेंगे, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में, इस किस्म की चीजें सारी लिमिटेशंस भी इसमें सारी देखी जाती हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस। आप ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, ऑल्टरनेट का मतलब है मुतबादिल, मुतबादिल किसी सिस्टम को डेवलप करने के कोई और पॉसिबल सॉल्यूशंस देखते हैं कि इस सिस्टम को डेवलप करने के कौन कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। फिर फिजिबिलिटी स्टडी होती है, यानी सूटेबिलिटी देखी जाती है। सूटेबिलिटी का क्या मतलब है कि आया जो आप सॉल्यूशन बता रहे हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, क्या वो पॉसिबल हैं बनाना, क्या वो सॉल्यूशंस एक्सेप्टेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या और जिसके लिए आप बना रहे हैं प्रिंसिपल इतने पैसे पे कर सकती है फाइनेंशियली, क्या वो सही है, सूटेबल है। यानी प्रिंसिपल आप कोई सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो प्रिंसिपल इतने पैसे उसके देगी, या पॉलिटिकली वो क्या सही है, क्या हमारे यहाँ पे पॉलिटिकली सही है, या टेक्निकली वो सूटेबल है। टेक्निकली का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी डिवाइस प्रपोज नहीं कर दी कि मैं फलां डिवाइस लगा देती हूँ जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही ना करती हो टेक्निकली, यानी ये हमारी इस किस्म की भी कोई प्रॉब्लम ना आए। या टेक्निकली में ये भी हो सकता है कि आप टीचर की अटेंडेंस लेना शुरू कर दें और वो अटेंडेंस जो है, मतलब बहरहाल ये टेक्निकली देखा जाता है। फिर अच्छा, फिर टाइम फ्रेम फिजिबिलिटीज देखी जाती हैं कि आपको आपके प्रिंसिपल कहती हैं मुझे 1 महीने के अंदर अंदर ये सिस्टम डेवलप करके दे दो, तो सॉफ्टवेयर हाउस वाले देखते हैं फिजिबल है हमारे लिए 1 महीने में ऐसा सिस्टम डेवलप करना, क्या ये कोई बहुत बड़ा सिस्टम तो नहीं है कि जिसके लिए हमें ज्यादा टाइम चाहिए। सही है जी, टाइम फ्रेम भी देखा जाता है। फिर जितना ज्यादा फिजिबल होगा सिस्टम और जितना ज्यादा लीस्ट एक्सपेंसिव होगा, जितना ज्यादा कम इसके ऊपर खर्चा आएगा, उसके डिफरेंट जो है ना सॉल्यूशंस देखे जाते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस हमें जिसके अंदर कम से कम खर्चा आए और ज्यादा से ज्यादा वो फिजिबल हो। ठीक है, ये देखा जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रिलिमिनरी प्लान, जो पहले प्लान किया जाता है, इनिशियल प्लानिंग की जाती है। इस इनिशियल प्लानिंग में ये सारा कुछ जो आपने, जो आपकी फाइंडिंग्स होती हैं, जो आपकी रिजल्ट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं, वो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना लेते हैं। अच्छा, याद रहे आप जब भी कोई स्टेप परफॉर्म करते हैं एसपीएलसी का, यानी आप सॉफ्टवेयर हाउस में जब भी कोई काम करते हैं तो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लाजमी, एंड में एक रिपोर्ट लाजमी बनती है। ठीक है, वो रिपोर्ट लाजमी बनती है और वो रिपोर्ट फिर अपर मैनेजमेंट को या हायर मैनेजमेंट को पहुंचाई जाती है कि हमारा ये स्टेटस है, हम ये काम कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट एंड में लाजमी बनेगी, हर स्टेप के एंड में। ये हमारा हो गया फिजिबिलिटी स्टडी। फिर नेक्स्ट आ जाता है अगला स्टेप, दैट इज सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस में क्या होता है कि जो करंट सिस्टम है, इस वक्त जो आपका सिस्टम है, उसको डिटेल में स्टडी किया जाता है कि वो किस तरह से काम करता है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। जो बंदा सिस्टम का एनालिसिस करता है वो एनालिस्ट कहलाता है। एनालिस्ट अब कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, ठीक है, वो एक्टिविटीज उसकी क्या है। सबसे पहले वो नीड एनालिसिस करता है, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस करता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का क्या मतलब है, वो देखता है कि आया कि क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितना हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, यानी कितने हमें लोग चाहिए होंगे ये सिस्टम बनाने के लिए, या ये सिस्टम जब हम जाके डेवलप होगा तो उधर कितने लोगों की जरूरत होगी। सही है, कितने मैनेजर्स चाहिए होंगे, ये सारी नीड, हमें कौन कौन से सिस्टम चाहिए, हमने किस सिस्टम के ऊपर बनाना है, कौन सी डिवाइसेस चाहिए। ठीक है, जितनी भी चीजें बनाने, कोई सिस्टम डेवलप करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो एनालाइज करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है कि वो डाटा गैदरिंग करता है, डाटा इकट्ठा करता है। जो ऑलरेडी सिस्टम, जिस सिस्टम को जो सिस्टम आपका इस वक्त ऑलरेडी जहां पे बनाना है जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए जहां डाटा कलेक्ट करता है। पहला स्टेप आ जाता है रिटन डॉक्यूमेंट्स के जरिए। आप किन किन जरिए से डाटा कलेक्ट करता है, ये कुछ 4-5 हैं। एक है रिटन डॉक्यूमेंट्स के, जो फॉर एग्जांपल आपके प्रिंसिपल ने बनवाना है, प्रिंसिपल आपकी कस्टमर है और आप सॉफ्टवेयर हाउस के हैं, तो आप अपने प्रिंसिपल से जाके क्या लेंगे, उनकी रिपोर्ट्स लेंगे, उनके फॉर्म्स, मेमोज, बिजनेस प्लान्स, पॉलिसी स्टेटमेंट्स, चार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, ये सब कुछ। या अगर आप एग्जामिनेशन ब्रांच के लिए बना रहे हैं तो आप उनका कहेंगे मुझे डेट शीट का सैंपल दें कि आपकी डेट शीट कैसे बनती है, आप मुझे अपनी मार्क्स शीट दें जो जिसके ऊपर आपका रिजल्ट आता है उसका सैंपल दें। इस किस्म के बेहद सारे सैंपल्स जो है ये रिटन डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। फिर ये सारे कलेक्ट कर लिए जाते हैं, इनसे बड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी मिल जाती है। सही है, फिर नेक्स्ट आ जाता है इंटरव्यूज। इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर तरीका है इंटरव्यूज कंडक्ट करना, यानी आप अपने प्रिंसिपल से बैठ के मीटिंग करेंगे, या सिर्फ प्रिंसिपल से नहीं,
बहुत सारे उन लोगों से जो कि उस सिस्टम का हिस्सा है, यानी सारे स्टेक होल्डर्स से, जो लोग उस सिस्टम का हिस्सा है, उन लोगों से मीटिंग कंडक्ट की जाती है। प्रिंसिपल के अलावा हो सकता है एग्जामिनेशन ब्रांच वालों से मीटिंग कंडक्ट की जाए, उधर जो स्टाफ बैठा होता है, जो क्लर्क्स बैठे होते हैं, उनसे मीटिंग की जाए, उनसे कुछ रेलिवेंट डाटा या पॉइंट्स इकट्ठे किए जाए। इंटरव्यू के जरिए आप उनसे क्वेश्चन करके जितनी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं उतनी निकलवाई जाती है, जो कि आपको फायदामंद होगी सिस्टम बनाने में। सही है। अच्छा, याद रहे कि क्वेश्चंस बहुत सिंपल किए जाते हैं, टेक्निकल उनके ऊपर अपने इल्म का रोब नहीं झाड़ा जाता, उनके ऊपर उनको बहुत सिंपल जो उनकी जुबान में वो समझ सके, और रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनियर्स क्या करते हैं? क्वेश्चनियर फीडबैक फॉर्म्स होते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आप ऑलरेडी बनाए होते हैं। इंटरव्यू में तो ऐसे होता है ना कि आप जाते हैं, उनसे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, उनके ही जवाब में से नए क्वेश्चंस निकल आते हैं, जबकि क्वेश्चनियर प्री प्लान्ड होते हैं, आप पहले से क्वेश्चन तैयार किए होते हैं। आप वो क्वेश्चंस, जिस तरह अक्सर सर्वे फॉर्म्स आते हैं, अक्सर किसी ने फिल किए हो, तो वो क्वेश्चंस जाके दिए जाते हैं, जाके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी उस सिस्टम का हिस्सा है उन लोगों से, और वो जो है उन उन क्वेश्चंस को क्या करता है, उन क्वेश्चन से उनके वर्किंग को, बिहेवियर को, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन वहां से इकट्ठी करता है। सही है। लेकिन क्वेश्चनेयर देने से पहले, इंटरव्यूज वगैरह से पहले जरूरी होता है कि अपर मैनेजमेंट से, जो मैनेजमेंट है उस सिस्टम की, उनसे परमिशन ली जाए, बगैर परमिशन के नहीं किया जाता। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि खुद जाके जो सिस्टम को ऑब्जर्व करता है, एनालिस्ट जाके सिस्टम को खुद से ऑब्जर्व करता है, देखता है कि आया ये सिस्टम किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह, या खुद वहां पे बैठ के ऑब्जर्व करता है, जहां प्रॉब्लम होती है, जहां समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये कैसे काम कर रहे हैं, तो उनसे क्वेश्चंस भी कर लेता है। किसी क्लर्क के पास पूरा दिन आज गुजारा उसने, और उसने बैठ के देखा कि अच्छा यहाँ पे इस तरह से काम होता है, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन के जरिए उसने सब कुछ मुशाहिदा किया, देखा, ऑब्जर्व किया। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या होता है? सैम्पलिंग में ये होता है कि बहुत सारे लोग, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, सही है, इतने ज्यादा, अब फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज ले लें, आपके कॉलेज में अगर कॉलेज के लिए सिस्टम बन रहा है, प्रिंसिपल तो मेन हेड है ना, जो मेन मैनेजमेंट में, अपर मैनेजमेंट में आती है। प्रिंसिपल के अलावा क्लर्क्स होंगे, वाइस प्रिंसिपल होगी, आपके कॉलेज के टीचर्स होंगे, जो उस सब में वो भी ऐड होते हैं, फिर स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो आप सिस्टम में, स्टूडेंट्स के लिए भी सिस्टम है ना, कि ताकि स्टूडेंट अपने मार्क्स ऑनलाइन देख सकें, ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट भी जाहिर उस सिस्टम का हिस्सा होंगे। तो इतने ज्यादा लोगों से इंटरव्यूज कंडक्ट करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो तब सैम्पलिंग की जाती है। यानी सैंपल मेथड्स का मतलब है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से एक कुछ नंबर ऑफ पीपल्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं से डाटा कलेक्ट किया जाता है, बजाय इसके कि आप पूरे सब लोगों से क्वेश्चन को पूछते फिरे, आप इतना टाइम सिर्फ पूछने पूछाने में लगा दें। और फिर उस वजह से ये भी होता है कि कुछ लोग बहुत वेग आंसर देते हैं, उन लोगों को आंसर नहीं पता होते, और वो क्या करते हैं, अंदाजे अंदाजे लगाना शुरू कर देते हैं। तो बजाय इसके कि आप क्या करें कि इस तरह की इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, आप सैम्पलिंग कर लें, कि आपने सिर्फ, अगर जहां से जितनी इंफॉर्मेशन क्लर्क स्टाफ से मिल सकती है सिर्फ क्लर्क से लेनी है, जितनी इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल से मिल सकती है सिर्फ प्रिंसिपल से लेनी है, ठीक है, आपने सैम्पलिंग कर दी, जितनी कंप्यूटर ऑपरेटर से मिल सकती है उतनी कंप्यूटर ऑपरेटर से लेनी है। जब आप फ्रूट टेस्ट करते हैं, कहीं पे आप कोई फल खरीदारी करने जाते हैं, फल खरीदते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप सारे फलों को जो है आप खा खा के देखें कि सारे फल मीठे हैं या नहीं। आप टेस्ट करने के लिए एक सैंपल उठाते हैं, एक टोकरी में से एक फल उठाते हैं, उस फल को टेस्ट करके खा के देखते हैं, और उस बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि यानी एक फल मीठा है तो बाकी सारे भी उस टोकरी में मीठे ही होंगे। सही है, यही वाला काम सैम्पलिंग में किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में क्या होता है, ये इसी का एक स्टेप है सिस्टम एनालिसिस का ही। डाटा एनालिसिस में एनालिसिस किया जाता है जो आपने डाटा इकट्ठा किया होता है, डाटा गैदरिंग के दौरान जितना डाटा इकट्ठा किया है, फिर उस डाटा को एनालाइज किया जाता है। एनालिसिस के कुछ प्रॉपर कुछ टूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, कुछ डायग्राम्स और चार्ट्स के जरिए देखा जाता है कि फलां जो डिपार्टमेंट है वो फलां डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जा रही है, किसको किस हद तक इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सब कुछ कहाँ डाटा एनालिसिस में डिफाइन होता है। ठीक है, डीएफडीज, सिस्टम फ्लो चार्ट्स, कनेक्टिविटी डायग्राम्स, ग्रिड चार्ट्स, डिसीजन टेबल्स, ये सब कुछ एनालिसिस, डाटा एनालिसिस में बनाए जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका कॉलेज है, कि कॉलेज में जो आपका जब एडमिशन का जो डिपार्टमेंट है, एडमिशन जहां पे होता है, एडमिशन डिपार्टमेंट जो है, उनके पास जितना डाटा है वो आपके, उसको भी चाहिए होगा,
वो सारा का सारा डाटा फ्लो करेगा किस तरफ, आपके जो एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ। एग्जामिनेशन ब्रांच को पता होना चाहिए कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, और वो कहाँ से पता चलेगा, एडमिशन डिपार्टमेंट से। सही है। तो ये सब कुछ कहाँ से है, ये सब कुछ डाटा एनालिसिस में होता है। और एंड में एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की जाती है जो कि क्या 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रही होती है कि आया जो वर्किंग करंट सिस्टम है, करंट सिस्टम कैसे काम कर रहा है। इस करंट का मतलब है जो इस वक्त वहां पे मौजूद है, इस वक्त काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और उन प्रॉब्लम्स को जब हम ऑटोमेट करेंगे, यानी अपना नया सिस्टम हम प्रोपोज करेंगे, नया सिस्टम बनाएंगे, कैसे रिमूव किया जा सकता है उन प्रॉब्लम्स को जो कि करंट सिस्टम में फिलहाल मौजूद है। ये सब हो गए सिस्टम एनालिसिस में। फिर आ जाता है डिजाइन। डिजाइन क्या होता है, डिजाइन में सिस्टम मॉडल बनाया जाता है, यानी सिस्टम की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की जाती है। डिजाइन इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप है एसडीएलसी का। डिजाइन में ही सारा का सारा सिस्टम का डिजाइन अगर खराब होगा तो सारे के सारे स्टेप्स जो हैं अगले वाले वो इसी के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है। अगर डिजाइन का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिस्टम डेवलपमेंट में, और ये किस पे डिपेंड करता है, जो आपने रिक्वायरमेंट किया होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया होता है, आपने जो इंफॉर्मेशन गैदर की होती है, आपका सारा एनालिसिस के ऊपर आपका डिजाइन डिपेंड करता है। अच्छा, टिपिकली क्या होता है, द रिक्वायरमेंट्स कलेक्टेड इन द एनालिसिस फेज आर ट्रांसलेटेड इनटू द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में, अच्छा 3 डिजाइन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले लॉजिकल डिजाइन आ जाता है। लॉजिकल डिजाइन में जनरल फंक्शनल कैपेबिलिटीज देखी जाती हैं। जनरली देखा जाता है कि जनरल फंक्शनल कैपेबिलिटीज प्रोपोज सिस्टम की क्या है। उसके लिए केस टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, गैंट चार्ट्स, पर्ट चार्ट्स, ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो है ना जनरल फंक्शनल कैपेबिलिटीज देखी जाती हैं किसी न किसी सिस्टम की। फिर नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन में हम जो जनरल कैपेबिलिटीज हैं उनको डिलीवर करते हैं। सही है, उनको डिलीवर करते हैं। इसमें इनपुट रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, आउटपुट रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, ये सब कुछ जो है फिजिकल डिजाइन में आ जाती हैं। ये देखते हैं स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम कंट्रोल एंड बैकअप रिकवरी, कि आप सिस्टम को कि बैकअप रख रहे हैं या नहीं रख रहे, और अगर खुदा ना खास्ता सिस्टम करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसकी रिकवरी की जा सकती है, यानी ये बैकअप होगा तो रिकवरी होगी ना। तो ये सारे कुछ फिजिकल डिजाइन में ये बातें सोची जाती हैं, डिजाइन की जाती हैं कि कौन कौन सी आउटपुट चाहिए होगी, कौन कौन सी इनपुट चाहिए होगी, स्टोरेज आपको कहाँ से करनी है, प्रोसेसिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से सिस्टम चाहिए, ये सब कुछ आ जाता है। फिर एंड में एक रिपोर्ट बनती है जो कि बनना लाजमी होती है, हर स्टेप के एंड में एक रिपोर्ट बनती है, और वो रिपोर्ट फिर अपर मैनेजमेंट को दी जाती है या हायर मैनेजमेंट को दी जाती है ताकि वो उसको अप्रूव कर सके। सही है, वो रिपोर्ट अप्रूव होती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा कोडिंग। अच्छा, ज्यादातर हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि कोडिंग इंतहाई मुश्किल फेज है, हालांकि कोडिंग सबसे ज्यादा आसान फेज है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है। बस आपने जो असल काम जो है ना वो सारा डिजाइन फेज में होता है। अगर आपका डिजाइन अच्छा बना हुआ है, आपका डिजाइन सही है, तो फिर कोडिंग कोई बड़ा मसला नहीं है। किसी भी सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सूटेबल, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके डिजाइन को कोड कर दिया जाता है। ठीक है, कोड सॉफ्टवेयर होता है, कोड सॉफ्टवेयर की सूरत में लिखा जाता है, और इसका मतलब है, कोडिंग का मतलब है सिस्टम डिवेलप हो रहा है। अच्छा, ये जो है बहुत ज्यादा टाइम लेता है, कोडिंग टाइम लेता है, एफर्ट इसकी ज्यादा लगती है इसमें, और बजट जो है वो ज्यादा चाहिए होता है। अच्छा, अब ये कहा जाता है, जो वैसे आम तौर पे देखा जाए सॉफ्टवेयर हाउस वाले कहते हैं कि जब सबसे ज्यादा टाइम अगर डिजाइन को दे दिया जाए तो फिर बाकी चीजें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होती। डिजाइन जो है वो सबसे मेन जो है ना, सबसे हमारा मेन मकसद जो है वो डिजाइन को अच्छा बनाना होता है, इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे देना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होती है कि जब आपने एक दफा कोड कर लिया सारा प्रोग्राम, एक जो है आपका सिस्टम जो है बन गया है, डेवलप हो गया है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है ये वेरीफाई करने के लिए कि आया जो आपने सिस्टम बनाया वो बिल्कुल सही है या नहीं है, करेक्टली है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो टेस्ट किया जाता है, अगर उसमें कोई एरर निकलते हैं, एरर डिटेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उन एरर्स को रिमूव भी किया जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ सैंपल डाटा के साथ टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग ऐसा नहीं होती कि ओरिजिनल डाटा, सही डाटा के साथ टेस्टिंग शुरू हो जाए, सैंपल डाटा लेते हैं तो उस डाटा के ऊपर टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग की 2 स्टेजेस है, 2 तरह से 2 स्टेज में टेस्ट होता है। सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग होती है, यानी मॉड्यूल टेस्टिंग होती है। इसमें क्या होता है, हर मॉड्यूल को अलग-अलग सैंपल डाटा से टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका कंप्यूटर का, आपने जो आपके प्रिंसिपल ने सिस्टम बनवाया था, उन सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, प्रिंसिपल के सिस्टम को। प्रिंसिपल ने जो सिस्टम बनवाया था, सिस्टम को कैसे टेस्ट के, पहले उसका एडमिशन वाला मॉड्यूल अलग से चेक करते हैं
एग्जामिनेशन ब्रांच वाला अलग से चेक करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो अलग से चेक करते हैं। ठीक है, ये सारे मॉड्यूल्स अलग अलग पहले चेक करते हैं। फिर होती है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में वो जो अलग अलग मॉड्यूल्स थे उनको लिंक अप कर दिया जाता है, उनको इकट्ठा मिला दिया जाता है, इकट्ठे एज अ होल पूरा सिस्टम टेस्ट किया जाता है। और इसमें जो सैंपल डाटा होता है वो सैंपल डाटा से भी टेस्ट कर सकते हैं और इसमें एक्चुअल डाटा से भी टेस्ट कर सकते हैं। होल टेस्टिंग या सिस्टम टेस्टिंग किसी भी डाटा से की जा सकती है। ठीक है, टेस्टिंग हो गई। टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, टेस्टिंग के बगैर जो है ना सिस्टम नहीं दिया जाता। जो आपने बनाया चेक वेरीफाई किया जाता है कि आया सही है या नहीं है। फिर इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जो आपने सिस्टम इंस्टॉल किया है, सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है यूजर की जिस जिस काम के लिए आपने सिस्टम बनाया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके प्रिंसिपल ने सिस्टम बनवाया है सॉफ्टवेयर हाउस वालों से, तो वो कहाँ इंस्टॉल होगा? आपके कॉलेज में, उस जगह पे इंस्टॉल होगा, यानी कि वहां पे इंप्लीमेंट होगा, वहां पे इंप्लीमेंट होगा ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। जब पूरी की पूरी टेस्टिंग अच्छी सक्सेसफुली हो जाती है, कोई एरर नहीं होता, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन की जाती है, उससे पहले नहीं की जाती। इसको सिस्टम कन्वर्जन भी कहते हैं। कन्वर्जन का क्या मतलब है कि पुराने सिस्टम को न्यू सिस्टम के साथ कन्वर्ट कर दिया, पुराने सिस्टम को न्यू सिस्टम के साथ एक्सचेंज कर दिया। अच्छा, यूजर्स ऑफ द अच्छा, जो ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के यूजर आपके कॉलेज में कौन यूजर होंगे, कौन उस सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे? क्लर्क स्टाफ करेगा, ऐसे ही होगा, या टीचर्स करेंगे, या प्रिंसिपल खुद तो नहीं ऑब्वियसली करेंगी। जो इसका इस्तेमाल करेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर करेगा। वो क्या करेगा कि उसको ट्रेन किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको बताया जाएगा कि सिस्टम को ऐसे इस्तेमाल करना है। सही है। अच्छा, पहले कुछ टाइप्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन है, ये देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन में आ जाता है सबसे पहले डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन। डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन का मतलब है कि पूरा का पूरा सिस्टम एज अ होल, पुराने सिस्टम को बदल के नया सिस्टम लगा दिया डायरेक्टली, एकदम से पुराना सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया और एकदम से नए सिस्टम के साथ चेंज कर दिया। फिर दूसरा आ जाता है पैरेलल इंप्लीमेंटेशन। पैरेलल इंप्लीमेंटेशन का मतलब है कि अभी पुराना सिस्टम नहीं खत्म किया, एक साइड पे पुराना सिस्टम भी चल रहा है और दूसरी साइड पे नया सिस्टम भी चल रहा है, दोनों पैरेलल रन हो रहे हैं। तो क्या होगा? अच्छा, हमारे यहाँ ना हमारी एक साइकी है कि हम एकदम से कोई नई चेंज को ना एब्जॉर्ब नहीं करते। ये एक इंसान की ह्यूमन साइकी है। आप फॉर एग्जांपल कोई, अब हमारी जो यंग जनरेशन है वो तो चलो कर लेती है, नया मोबाइल आता है तो फौरी तौर पे नए मोबाइल के सारे सिस्टम को समझ लेती है। लेकिन आप अपने पुरानी जनरेशन को देखें, पुराने लोगों को देखें, तो वो एकदम से पुरानी चीज को छोड़ के नई चीज के साथ नहीं एडजस्ट हो पाते। आप एक चीज जब पुरानी हो जाती है आप उसके साथ बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन को कभी कभार नहीं प्रेफर किया जाता कि आप एकदम से एक कुछ लोगों को जो सिस्टम को समझते भी नहीं है एकदम से आप उसको चेंज कर दें। नहीं नहीं समझा जाता, नहीं मतलब वो उस चीज को इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए एक दूसरा तरीका होता है पैरेलल इंप्लीमेंटेशन के, एक साइड पे पुराना सिस्टम भी रन हो रहा हो, दूसरी साइड पे नया सिस्टम जाके आप इंप्लीमेंट कर दें। तो फिर जब वो यूजर्स उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता उसके यूज टू आहिस्ता आहिस्ता होने लगेंगे। ह्यूमन साइकी देखी जाती है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे यूज टू होंगे कि पहले देखेंगे अच्छा हमें पुराने सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रहा था, नए सिस्टम ने इसको ठीक कर दिया, तो वो खुद ब खुद नए सिस्टम की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इसलिए पैरेलल इंप्लीमेंटेशन की जाती है। ये ना हो कि आपके कॉलेज में जाके सिस्टम लगाएं और सारा क्लर्क स्टाफ अगले दिन प्रिंसिपल के पास पहुंचा हो कि सर हमें या मैडम हमें तो ये सिस्टम समझ नहीं आ रही, तो हमने इस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करना, हमें पुराना ही दे दो, हमारे लिए पुराना ही बेहतर है। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्रेफर नहीं की जाती, फिर पैरेलल की जा सकती है। अच्छा, एक और तरीका होता है, आप फेज इंप्लीमेंटेशन कर दें। फेज इंप्लीमेंटेशन का मतलब है फेजेस वाइज कर दें। पहले आप इसको पहले स्टेप में आप सिर्फ एग्जामिनेशन ब्रांच वालों का सिस्टम चेंज करें, ट्रांसपोर्ट वालों का पहले ही चल रहा हो। ठीक है, एग्जामिनेशन ब्रांच वाले उस सिस्टम को समझना शुरू हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट फेज में कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद आप वो जो है किसको कर दें, एग्जामिनेशन ब्रांच के बाद क्लर्क स्टाफ में कर दें। तो क्लर्क स्टाफ को जो प्रॉब्लम आएंगे वो एग्जामिनेशन के जाके बंदे को बुला के लाएंगे, यार मुझे यहाँ मसला आ रहा है, मुझे यहाँ से आके समझा दो। ठीक है, फेज इंप्लीमेंटेशन का ये फायदा है कि फेज इंप्लीमेंटेशन में वन बाय वन डिफरेंट फेजेस में सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाता है या डिप्लॉय किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पायलट इंप्लीमेंटेशन। पायलट इंप्लीमेंटेशन का मतलब है कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए पहले इंप्लीमेंट किया जाए। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ यूजर्स का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा ले लिया एग्जामिनेशन ब्रांच वाला, एक दो बंदे ले लिए दूसरे, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ले लिया,
उन लोगों को पहले वो सिस्टम दिया जाए, वो उस सिस्टम को प्रॉपर्ली थ्रू आउट द सिस्टम प्रॉपर्ली उसको समझें और फिर उसको देखें कि आया ये हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो साथ ही सॉफ्टवेयर हाउस वालों को कह दें कि यार यहाँ से ये चीज चेंज कर दो, हमें इसकी जरूरत नहीं थी, या इसकी जरूरत है ये ऐड कर दो। वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल जब उसका इस्तेमाल करेंगे, उनको उसकी सिस्टम की समझ भी आने लग जाएगी, फिर उसको बाद में दूसरे लोगों के दरमियान में पेनिट्रेट करें कि आप भी, बाकी लोग भी इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। अच्छा, फिर एक टॉपिक आ जाता है यूजर ट्रेनिंग। यूजर ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि आपने जो यूजर जो इस सिस्टम को यूज करने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है। वो ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी सॉफ्टवेयर हाउस वालों के पास होती है। ट्रेनिंग कैसे की जाती है? ट्रेनिंग करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले आ जाता है यूजर मैनुअल्स। यूजर मैनुअल का क्या मतलब है कि यूजर मैनुअल होती है जो जैसे फॉर एग्जांपल आप जब कोई चीज लेके आते हैं घर में, आप क्या चीज लेके आने हैं, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की लेके आते हैं, फ्रिज लेके आते हैं या ओवन लेके आते हैं, तो ओवन के साथ एक यूजर मैनुअल आता है, कॉपी आती है, छोटी सी किताब आती है या कोई सफा होता है जिसके ऊपर सारा तरीकाकार लिखा होता है कि ये इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, आपने इसको यूज कैसे करना है, इसको बंद कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सारी लिखी होती है, उसे यूजर मैनुअल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम इंसान है, तो हमारा यूजर मैनुअल क्या है? हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, क्रिएटर बनाता है ना यूजर मैनुअल, जिसने बनाया होता है उसे ही पता होता है कि इस बंदे ने, इस चीज ने इस्तेमाल कैसे होना है। तो जो फ्रिज बनाने वाली कंपनी है वो अपना साथ में यूजर मैनुअल साथ भेजती है, ठीक है, या ओवन बनाने वाली कंपनी अपना यूजर मैनुअल साथ भेजती है, जिसे हम पढ़ना गवारा नहीं करते और उसे फेंक देते होते हैं अक्सर औकात। इसी तरह हम जब इंसान है तो हमें किसने बनाया? अल्लाह ने। हमारा यूजर मैनुअल क्या है? कुरान मजीद। तो कुरान मजीद ने, अल्लाह ने हमारा सारा यूजर मैनुअल के तौर पे हमें दे दिया है कि जिंदगी गुजारने का तरीका, हर चीज उसके अंदर बता दी है कि हमें ये भी बता दिया हम किन किन कंपोनेंट से बने हुए हैं, किस तरह हम गारे और मिट्टी से बने हैं और हम लोगों को क्या चाहिए, हमें किस तरीके से अपने आप को लेके चलना है। सही है, ये सारा कुछ यूजर मैनुअल बताते हैं। एक यूजर मैनुअल के अलावा एक और चीज ट्रेनिंग के लिए आ जाती है, वो क्या है? वीडियोस या सीडीज। वीडियोस की शक्ल में एक अक्सर कई दफा कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनके अंदर से सीडी निकलती है, उस सीडी के अंदर वीडियोस होती हैं या सीडीज होती हैं जो कि सारी आपको गाइड कर रही होती हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल जब प्रिंटर लिया जाता है तो प्रिंटर के साथ भी सीडी होती है। सही है, इसके अलावा अक्सर कुछ प्रिंटर्स के साथ कुछ कंपनीज देती हैं। फिर अगला एक होता है ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स का मतलब है कि वीडियोस अपलोड हुई होती हैं, यूट्यूब पे हुई होती हैं या वैसे ट्यूटोरियल्स होते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करने का तरीका बताया जाता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सेम इसी तरह जब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब आप कोई सिस्टम बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी भी जगह के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनको साथ में ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आपने कैसे ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे करना है। सिर्फ सॉफ्टवेयर उनके हाथ में पकड़ा देना काफी नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है कि जब एक दफा सारा सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया है, इंप्लीमेंट होने के बाद वो इस्तेमाल में आ गया है, तो क्या होगा कि उस मेंटेनेंस फिर शुरू होती है। मेंटेनेंस का क्या मतलब है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, अपग्रेड करना सिस्टम अकोमोडेशन टू अकोमोडेट, अपडेट द सिस्टम, अपग्रेड द सिस्टम टू अकोमोडेट द न्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर। यूजर को कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई है तो उसको भी साथ में अपडेट करना मेंटेनेंस में आता है। और सिस्टम की प्रॉब्लम्स को करेक्ट करना, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो ये सब मेंटेनेंस में आएगा। रेगुलर मेंटेनेंस बहुत बेहतर होती है, अच्छी होती है, ताकि सिस्टम को या सॉफ्टवेयर की बेटरमेंट के लिए। सही है, अगर रेगुलर मेंटेनेंस आप नहीं करते तो फिर भी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कराना बेहतर होता है, अच्छा होता है, ताकि सिस्टम खराब ना हो जाए। इतना पैसा जब लगाया है तो बाद में मेंटेन करना भी जरूरी है ना, तो खराब जरूर करना उसको। सही है, ये था हमारा मेंटेनेंस का टॉपिक। इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में सिर्फ की पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जो स्लाइड्स बनी हुई हैं ये सिर्फ की पॉइंट्स हैं। इनकी डिटेल्स आपको सारी, जो आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो डिटेल में करना होगा, तो डिटेल सारी पीएम सीरीज की बुक है ICS पार्ट 1 की, वहां से आपको मिलेगी।